अच्छा, मैंने आपको कहा था कि इसका ना आपने प्रिंट लेना है, वो ले लिए एज अर्ली एज पॉसिबल, ये ना हो कि पेपर हो जाए और वो प्रैक्टिस करने का मजा ही तब आता है। चले क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। अच्छा, ये टाइम मैनेज हो गया था, मतलब ये सारे अपने काम जो करते हो टाइम मैनेज हो जाता है, बचता है टाइम? अच्छा, बचता नहीं है। अच्छा, वो इकोनॉमिक्स के लिए यूटिलाइज हो जाएगा, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। आप परेशान हो गए कि शायद मैं क्वेश्चन ज्यादा कर रहा हूँ, वो तो मेरा दिल ही कर रहा था बस। शानजे का ट्रायल बैलेंस है 31 दिसंबर का। वेजेस एंड सैलरीज, अच्छा अगर आपका ना वेजेस एंड सैलरी कॉस्ट ऑफ सेल में लिखा हो ना तो परेशान ना होना, उसमें भी लिखा जा सकता है। वेजेस एंड सैलरीज या वेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल में भी लिखा जा सकता है। अगर आई कैप अपनी किताब के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल में लिख दे तो परेशान ना होना, लेकिन होता नहीं है ये, लेकिन आगे जाकर होगा फिर, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस, ड्राइंग्स, डेटर एंड क्रेडिटर, वैन, प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस, रेंट, कैरेज, इनवर्ड, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये एक्सपेंस है, ये इनकम है? डेबिट साइड पर है तो एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड, ये जो कैरेज इनवर्ड है ये जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल में, और ये जो कैरेज आउटवर्ड है ये जाएगा अदर एक्सपेंस में, और ये हमारा होगा सेलिंग एक्सपेंस। जो होता है ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो होता है सेल करने के ऊपर, और जो बाकी होते हैं वो होते हैं एडमिन एंड अदर या जर्नल ओवरहेड। उसके बाद है नंबर ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न, इनवर्ड, आउटवर्ड, डिस्काउंट, अलाउड। क्या करोगे इसका? या तो सेल से माइनस कर देंगे या अदर एक्सपेंस में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, कैपिटल। वालेकुम सलाम, 15 मिनट तक। हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, परचेज, सेल्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, डन। अब आ जाओ एडजस्टमेंट के ऊपर। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ, अब थोड़ा क्योंकि टोटल है 20 क्वेश्चन है ना, तो 10 पहले मैंने डिस्कस करने और आपने करने, फिर आखिरी 10 पहले आप करके आओगे, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। कॉस्ट ऑफ स्टॉक एज एट 31 दिसंबर वाज 12,000। इट इंक्लूड, इसमें शामिल है सम डैमेज स्टॉक कॉस्टिंग 4,000 विच कैन बी सोल्ड फॉर ₹3,000। उसमें 4,000 अमाउंट शामिल है जिसकी एनआरवी 3,000 है, तो उसको 3,000 से शामिल होना चाहिए, 4,000 से शामिल, क्योंकि जो स्टॉक डैमेज हो जाए या जिसकी एनआरवी कम हो जाए तो वो स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी भी होता है। वो कहता है इट इंक्लूड, शामिल है 400 से, होना कितने से चाहिए था? 3,000 से। अब हम क्या करें, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 11,000। पता चला क्या किया मैंने, वो 4,000 से शामिल है, 3,000 से होना चाहिए था तो 1,000 से कम कर दिया, या 4,000 निकाल के 3,000 ऐड कर दिया, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 11,000 आएगी जिधर भी जाएगी, 12,000 नहीं होगी। बैड डेट्स रिकवर्ड बाय चेक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, सबसे प्यारी एंट्री। बैड डेट्स रिकवर्ड बाय चेक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बैड डेट्स रिकवर किए लेकिन बुक्स में नहीं लिखे। एंट्री क्या होती है बैड डेट्स रिकवर की, याद है? कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो अब मुझे बताओ किधर किधर जाएगी, और चेक है तो बैंक डेबिट कर दो, बैंक डेबिट, बैड डेट्स क्रेडिट। क्या होगा? 5,000, बैंक के अंदर 5,000 जाकर प्लस होगा माइनस? प्लस होगा, और ये बैड डेट्स का वो जो फार्मूला नहीं लगाते वहां जाकर माइनस हो जाएगा। वो जो फार्मूला नहीं लगाते बैड डेट्स का, बैड डेट्स प्लस माइनस चेंज इन प्रोविजन और माइनस बैड डेट्स रिकवर्ड, वहां से ये माइनस हो जाएगा। या इसको अदर इनकम में भी लिख सकते हो, इसके दो तरीके, या एक्सपेंस में से माइनस कर देते हैं या इसको अदर इनकम में लिख देते हैं। शानजे डिसाइड टू मेक द प्रोविजन फॉर डाउटफुल ₹4,000, ये है कैरीड ऑन आपका। जब उसने कह दिया शानजे डिसाइडेड टू मेक द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर रुपीज, उसने खुद ही अमाउंट बता दी। क्या इसका ब्रॉड ऑन है प्रोविजन का? जल्दी से ढूंढो, ब्रॉड ऑन है? नहीं? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग तो है ही नहीं, ओपनिंग तो जीरो हो गया, तो चेंज इन प्रोविजन क्या होगी? प्रोविजन बढ़ गई,
0 से 4000 होगी, ठीक होगी बात। अगली बात, बैड डेट्स है ऊपर, ट्रैवल्स में नहीं है, तो फिर तो ये क्या होगा, इसका देख लें, डेटर में से तो माइनस हो जाएगा 4000 कैरी डाउन। मैं आपको बता कर बना देता हूं, जब आप लिखोगे ना बैड डेट्स के नाम से 4000 माइनस 5000, आंसर आ गया -1000। अब इसका मतलब है या इसको अदर इनकम में लिख दो या एक्सपेंस में माइनस कर दो, दो होते हैं ना इसके तरीके। नेगेटिव चला गया ना, पॉजिटिव होता तो एक्सपेंस होता, नेगेटिव हो गया, रिकवरी ज्यादा है, इनकम ज्यादा हो गई, या तो अदर इनकम में लिख दो 1000, या दूसरा क्या है, एक्सपेंस में से माइनस कर दो, एडमिन एक्सपेंस में से। ओके नेक्स्ट, in the books of Shanzeh, Mr. Lukman has debit of ₹3000 and credit ₹2000। लो जी, एक मिस्टर लुकमान है शानजे की बुक्स में, 3000 से उसका डेबिट बैलेंस है, 2000 से क्रेडिट बैलेंस है, डिसाइडेड टू एडजस्ट या सेट ऑफ काउंट्रा सेटलमेंट। क्या करोगे, अकाउंट रिसीवेबल से भी माइनस, अकाउंट पेएबल से भी माइनस, कौन सी अमाउंट, 2000। मतलब अगर मैं एंट्री पास करूं तो अकाउंट पेएबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2000, अकाउंट उससे माइनस और रिसीवेबल से भी। अब ये ना कहना सर बाकी 1000 का क्या करेंगे, वो पहले से मौजूद है उसके अंदर, उसको अगर वो पैसे दे देगा तो माइनस कर देंगे वो भी 1000, लेकिन अभी हमने सिर्फ सेट ऑफ किया है। A check of ₹25,000 was issued to supplier। हमने एक चेक 25,000 का सप्लायर को इशू किया, but not presented in the bank for payment till year end। हाँ जी, a check 2500 was issued to supplier during 2022 but not presented in the bank। ये तो फिर कमाल एंट्री है, मुझे बताएं बारी बारी। हाँ जी मारो, क्या करोगे इस 2500 का, बैंक में डेबिट कर दे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो क्या करोगे, ये तो पता चलो चल गया कि एनपी है, अब बताओ क्या करेंगे, हैं कैश बुक में डेबिट, आप क्या करेंगे, हाँ जी क्या बोले, चलो आप एंड में, नेक्स्ट कैश बुक में डेबिट, मरियम जल्दी करो, एनपीए पता तो चल गया, फजल आप क्या करेंगे, हाँ वो खुदा के वलियो इसका कुछ भी नहीं करेंगे, जो बैंक स्टेटमेंट में चीज होती है उसकी आप कोई एंट्री पास करते हैं, जिसकी कोई एंट्री हमने पास नहीं करनी, हमने तो कैश बुक में लिखा हुआ है। और नॉट प्रेजेंटेड चेक कौन सा होता है, हमने कैश बुक में क्रेडिट कर दिया है, बैंक ने डेबिट नहीं किया, ना करे वो, हम कौन सा बीआरएस बना रहे हैं, हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब हम अपना एसपीएल बना रहे हैं। हाँ अगर कोई ऐसी एंट्री कैश बुक में ना लिखी होती, उसकी एंट्री होती है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारी बुक है, बैंक स्टेटमेंट हमारी बुक, वो तो बीआरएस बनाने के लिए हम वो रिकंसाइल करते हैं ताकि वक्त खत्म हो जाए। तो ये बात याद रखें, ये होते हैं कॉन्सेप्ट। और आपको ये बात बताई भी थी कि 3 चीजों की हमने एंट्री पास नहीं करनी, तो अब आप कह रहे हो जी इधर डेबिट कर दो इधर क्रेडिट कर दो, जब हमने एंट्री नहीं पास करनी, इसको एंटर ही नहीं करना, वो क्या है, एनपी, एनसी और एरर इन द बैंक स्टेटमेंट, हम इसका कुछ नहीं करते। हाँ बीआरएस बनाने के लिए वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अभी बीआरएस बना नहीं रहे, और बीआरएस बनाते वक्त भी उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते। ऐसी ट्रांजैक्शन मजे की होती है कि आप जब ये होती है, वो लोग वो माइंडसेट, ये दिया क्यों हुआ है, कुछ ना कुछ तो करना है, ये होते हैं वीक कॉन्सेप्ट के, जो बंदा कहता है कि जो अमाउंट गिवन है ना तो उसका कुछ ना कुछ जरूर करना है, तो इसका कुछ भी नहीं करना इस सवाल के अंदर, क्योंकि ये बैंक का मसला है, हमने तो इसका कुछ करना ही नहीं। रेंट एक्सपेंस 5000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट। रेंट एक्सपेंस 5000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू इंश्योरेंस अकाउंट, क्या करेंगे, रेंट को इंश्योरेंस अकाउंट में लिख दिया, कुछ भी ना करो तो अभी सवाल ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सपेंस को दूसरे एक्सपेंस में लिख दिया तो फर्क तो कोई पड़ेगा ही नहीं।
अब रेंट और इंश्योरेंस दोनों एक्सपेंस एक एक्सपेंस से माइनस करके तो आप तो वैसे भी एडमिन और सेलिंग इकट्ठे करते हो। हाँ, अगर लिखा हुआ रेंट और इंश्योरेंस अलग अलग तो क्या करेंगे, रेंट में ऐड कर दें, क्या लिखा हुआ है, वाज रॉन्गली डेबिटेड टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में गलती से लिख दिया तो इंश्योरेंस से निकाल के रेंट में ऐड कर देंगे। ठीक होगी बात। और अगर आप इकट्ठे करके लिखते हो एडमिन और सेलिंग इकट्ठे करके तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है शानजे मेड एडवांस पेमेंट 50,000 अगेंस्ट मशीनरी एंड डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये है गलती, हमने एडवांस दिया, उसने डेबिट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी को। कोई जब तक प्लांट एंड मशीनरी मिलेगी नहीं हमने उसको डेबिट नहीं करना था, उसने कर दिया। वो कहता दिस मशीनरी विल बी रिसीव्ड इन Feb 23 और ये मशीन कब मिली थी, Feb 20। वैसे आई कैप को अल्लाह बख्शे, ये सारे जो है ये है इस टॉपिक को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पर वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, जिसकी उसने फाइनल अकाउंट के अंदर सवाल ऐड कर दी। अब उसने क्योंकि सवाल ऐड कर दिए, पेपर में आने भी नहीं है, मुझे ये भी पता है ये चीजें नहीं आएंगी, लेकिन ये आपकी ना स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगी। ये बहुत मजे की बात है, मतलब गलतियां सही करना ये और मजे की बात होती। अब वो कहता है ये मशीन आपने खरीदी कब थी, अब हम क्या करेंगे, आपने एडवांस पे किया है तो उसको लिखना चाहिए था करंट एसेट में, उसने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी में। अब क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर देंगे और करंट एसेट में लिख देंगे एडवांस फॉर प्लांट एंड मशीनरी के नाम से। तो बात समझ लगी। कहते हैं अभी एडवांस पे किया है, हमने लिख दिया कि मशीन डेबिट, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है जब तक वो आएगी नहीं तब तक आपने डेबिट नहीं करना। तो क्या करेंगे, मशीन से माइनस और करंट एसेट में लिख देंगे एडवांस प्रीपेड के नाम से। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ऑल एसेट 10% और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, लेकिन ये माइनस करके डेप्रिसिएशन लेना क्योंकि उसको तो है ही नहीं मशीन। हो गया, चले जी। आप ना आपने तो मैंने कहा था प्रिंट निकलवाना, आप तो निकलवाया ही नहीं। प्रिंट निकलवा लेते ना तो आप इसका निकलवाएं प्रिंट और इसी को फिल किया करें। ये जो उसने सोल्यूशन दिया है ना अपना, ये देखिए आप इसके सोल्यूशन ना निकलवाएं प्रिंट, ये तो सारा प्रिंट निकला है ना, यहां पर ये इनको फिल करें, आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये कल सबके पास प्रिंट होना चाहिए, ठीक है ना। या अगर आप उसके ऊपर ये करना चाहते हो तो इसके ऊपर टाइप कर लिया करो, यानी इसको एडिटेबल फॉर्म में करके ना इसके ऊपर लिख दिया करो, या किसी के पास वो टच है तो उसके ऊपर लिखने की कैपेसिटी है तो वो लिख दिया करें, अगर आप पैसे लेकर खा चुके हो इसके। तो चौथा सवाल, ड्राइंग्स, बैंक बैलेंस, कैपिटल, बैड डेट्स, चलो आ गया, डेटर एंड क्रेडिटर, इक्विपमेंट, फिटिंग, सेल्स, परचेज, यूटिलिटीज, रेट्स, सैलरीज, प्रीमियम फॉर बैड डेट्स भी आ गया, स्टॉक, परचेज, रिटर्न। कोई बात पूछने वाली है तो पूछ लें, कोई बात ऐसे वो क्या सारा। चलो फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक 5000 एंड एनआरवी 5100, क्या करें 5000 से अपना स्टॉक लिख दे। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड, उसने खुद ही डेप्रिसिएशन की अमाउंट बता दी, क्या करेंगे एक्सपेंस एसेट में से माइनस और एक्सपेंस में लिख देंगे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 2000, सैलरी में ऐड करंट लायबिलिटी, सैलरी में ऐड प्रोविजन फॉर डाउटफॉल, उसने खुद ही बता दी ये है कैरी डाउन, उसने ब्रॉडन भी दिया हुआ है, कैरी डाउन भी दे दिया है, और कोई और बैड डेट्स नीचे नहीं है। तो आए जरा इसको हम बना लें फिर। अब बैड डेट्स आपके पास गिवन है कितने, ऊपर है बैड डेट्स भी है, ये 14000। प्रोविजन आपके पास है 5000 से 6000 होगी, बढ़ गई, प्लस 1000, ये चला जाएगा एक्सपेंस में 15000। ठीक हो गया। और जब डेटर लिखने लगेंगे तो डेटर में हमारी अमाउंट है 257,000, तो उसमें से क्या माइनस करें 15000 14000, कैरी डाउन माइनस करते होते हैं सिर्फ 6000, या एडिशनल बैड डेट्स माइनस करते हैं जो है ही नहीं। ठीक है ना, ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज रिसीव्ड बट नॉट येट पेड, बिल आ गया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया, अक्रूड, तो क्या लिखेंगे बिल में ऐड
करंट लायबिलिटी। गुड्स विद ड्रा फॉर पर्सनल यूज 2000, एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग्स में ऐड, परचेजेस में से माइनस। वो जब कॉस्ट ऑफ सेल में परचेज की अमाउंट लिखोगे ना, माइनस कर देना 2000। बात समझिए, ऐसे वहां से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, ऐसे एंट्री बना लो ना इसकी, क्या होती है, ड्राइंग्स डेबिट परचेज, तो ड्राइंग्स में जाकर प्लस, परचेज में जाकर कॉलम में से जाकर माइनस। जुबैर एंड कंपनी रेंट आउट देयर गोडाउन, रेंट इज रिसीवेबल क्वार्टरली इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब ये होता है गुजर जाता है क्वार्टर तो फिर मिलता है, क्वार्टर गुजर जाता है फिर मिलता है। आपने कब रेंट, आपका ईयर एंड क्या है भला पता है, 31 मार्च, आपने रेंट पे दिया 1 मार्च को, तो आपका जो रेंट बनता है रिसीवेबल वो 1 महीने का बनता है बस, और ये तो क्वार्टर का है। एक क्वार्टर में महीने कितने होते हैं, कितने होते हैं मरियम बताओ, है 3 होंगे, होते कितने हैं, 3 महीने होते हैं। तो भाई क्वार्टर 4 होते हैं, महीने 3 ही होते हैं। जिसके क्वार्टर में 4 महीने होते हैं ना, उसका फिर 7-16 महीनों का होगा, ठीक है। तो 3 महीने होते हैं, क्वार्टर 4 होते हैं, मतलब 3-3-3-3, हर क्वार्टर में 3-3 महीने होते हैं, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर। जैसे 3 महीनों का एक क्वार्टर, फिर अगले 3 महीनों का दूसरा क्वार्टर, ठीक है। अच्छा, तो ये 15,000 क्वार्टर का है, लेकिन हमारा हक कितना बनता है, सिर्फ 1 महीने का, वो हमें मिला नहीं। इसका मतलब है रेंट रिसीवेबल है इनकम में और करंट एसेट में। तो इनकम अक्कड़ बट नॉट रिसीव्ड, इनकम अक्कड़ 3 महीनों का नहीं, सिर्फ 1 महीने का। कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूड ओवरड्राफ्ट, क्या करेंगे, वहां से माइनस करके लायबिलिटी में लिख देंगे। उसमें से यहां पर तो मैं कहता हूं उसने कमाल आपसे गलती करवा सकता है। मुझे ये बताओ, ये कैश एंड बैंक बैलेंस किधर पड़ा हुआ है, ये 186,000, इसका मतलब है इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट उसने नेट करके लिखा होगा, क्योंकि वो तो लायबिलिटी होगी, उसने नेट करके लिखा होगा। या तो नेट करके लिख दें, या ऐसा करें कि 80,000 जाकर वो बैंक ओवरड्राफ्ट में लिख दें और इसमें ऐड बैक कर दें। देखो ना, मैं कहता हूं कि आपने बैंक के 10 रुपए देने थे और उससे 50 रुपए लेना था, तो नेट करके 40 लिख दिया, और अगर उसको दोबारा वापस करेंगे बैंक बैलेंस पूरा, तो वो 40 में 10 ऐड करेंगे। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है, अगर आप नेट करोगे तो इसका मतलब है माइनस कर दिया, और अगर आप नेट नहीं करोगे तो इसको दोबारा प्लस कर दो। बाद में गलती निकाली ना, तो वहां ये कह दिया कि नेट किया है, और हमने फाइनेंशियल पोजीशन में अगर अलग अलग लिखना है कि बैंक को लिखेंगे एसेट में और ओवरड्राफ्ट को लिखेंगे करंट लायबिलिटी के अंदर, तो फिर तो हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा ना। उसके बाद है जनाब, डेटर्स इंक्लूड 10,000 ऑफ दीज डेटर्स विच आल्सो क्रेडिटर्स 7,000। ये क्या करेगा बोला, काउंटरा, किस अमाउंट से, 3,000 से, 10,000 से, 17,000 से, 7,000 से डेटर में भी माइनस, 7,000 से, लो जी, वो जो डेटर आपने लिखे थे ना बैड डेट्स में, उसमें प्रोविजन भी माइनस होगी और उसमें ये डेटर की ये काउंटर भी माइनस होगी। कैश बैंक बैलेंस इंक्लूड 80,000, कहता है उसके अंदर 80,000 बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लिख देंगे लायबिलिटी के अंदर, और जो बाकी बैंक बैलेंस में लिख देंगे। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप उसको नेट करके लिख दें, नेट बैंक बैलेंस, ठीक है, या फिर ऐसा करें कि जो ओवरड्राफ्ट है वो ओवरड्राफ्ट में लिखें, और जो बाकी बैलेंस है वो किस में लिख दें, बैंक बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू लिखी है 186, उसमें 80,000 प्लस करें, प्लस करेंगे क्योंकि वो माइनस हुआ है, जब उसको ग्रॉस करेंगे तो प्लस ही करेंगे। चलें जनाब, अब आ गया बस टर्न, ये दोनों सवाल और दोनों चैप्टर। अच्छा, मैं तो ये चाह रहा हूं कि आपका ना ये टेस्ट में इधर ही कंडक्ट कराऊं, 1 बजे आ जाया करो, 1 बजे से 2 बजे टेस्ट करो, वरना ये जो आप लोग ड्रामेबाजियां कर रहे हो इसको खत्म करते हैं, टेस्ट आपका इधर ही लेते हैं।